ये जो न्यूक्लियर ऑप्शन की आप बात कर रहे हैं, एक तो अदम एतमाद का है, लेकिन इमरान के पास एक या दो न्यूक्लियर वेपन्स है। कौन से हैं बताएं? मैं आपसे पूछ रहा हूं उनके पास अच्छा, क्या मेरे से पूछ रहे हैं। देखिए, अदम एतमाद तो उस सूरत में है ना, मैंने अभी कहा ना कि अगर अब अदम एतमाद की तरफ ऑपोजिशन बढ़ती है तो जाहिर है उनको इशारे से ही बढ़ेगी और असिस्टेंस की जरूरत होगी। उसी किस्म की असिस्टेंस जिस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान ने लिया था, ऑपोजिशन को भी उसी किस्म की ISI की असिस्टेंस चाहिए होगी। अब खुल के बात करनी चाहिए। अच्छा, तो तो उस वक्त तो फिर इमरान खान साहब भी तो चुप करके नहीं बैठेंगे ना। वो चाहेंगे कि आप अदम एतमाद के साथ उनकी छुट्टी करा दें। मेरा नहीं ख्याल। उससे तो ये होगा कि आप बिल्कुल ही फारग हो जाएंगे, आपके पास कोई, यू विल नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, और बड़ी बेइज्जती भी बड़ी होगी, कोई मार्टरडम भी नहीं मिलेगी, शहादत भी नहीं होगी। एक आईनी तरीके के साथ आप फारग हो जाएंगे, आप कह भी कुछ नहीं सकेंगे। क्या कहेंगे आप कि मेरे खिलाफ की साजिश हुई? तो फिर वो लोग कहेंगे आप उसी साजिश के साथ तो आप आए थे, तो अब क्या हो गया? वही लोग जो आपके साथ खरीदो फरोख्त हुई थी वो फिर हो गई है, आपके खिलाफ हो गई है। तो वो बात नहीं बनती उनके लिए। उड़ जाएंगे मगर वो बात नहीं बनेगी। तो अगर वो सोचे, रैशनली सोचे, तो फिर उससे पहले जब उसे ये उन्हें ये हवा आएगी या वो सूंघेंगे कुछ इस तरह की चीज को होने जा रही है, तो वो फिर उस वक्त वो कोई कदम ऐसा उठा सकते हैं। एक तो ये खुद असेंबली डिसॉल्व कर दें, और जब उन्हें समझ आए, IB की रिपोर्ट आए कि अब ये होने जा रहा है आपके खिलाफ। देखिए, क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ होगा ना, और कुछ हरकत में लोग आ जाएंगे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी इमरान खान साहब कि जी ये अब शुरू हो गया है, और ये काम जो है, आंख मचोली जो है ये होगी, और किसी ने वहां से इशारा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तो वो बिल्कुल खुलेआम बात आ जाएगी कि भाई अब शुरू हो गया काम, और यस कहाँ से आई या विंक एंड नॉड कहाँ से आया। तो उस वक्त इमरान खान साहब बिफोर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो होमवर्क कर रही होगी ऑपोजिशन, तो उसको पता चल जाएगा कितनी संजीदगी के साथ ये कर रहे हैं, उनके पीछे कौन है। तो देन ही कैन टेक दैट ऑप्शन ऑफ डिसॉल्विंग द असेंबली। तो वो खड़े तो नहीं हो सकते अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वो 40-50 लोग ऐसे करके रातों रात इधर हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा वो और भी एक खतरनाक गेम खेल सकते हैं। अब हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो वो एक खतरनाक गेम खेल सकते हैं। उन्होंने अभी तक जो गेम खेली है, ये बड़ी ब्रिंकमैनशिप की है उन्होंने, कि पहले कौन ब्लिंक करेगा। और अभी तक तो दोनों ने ब्लिंक नहीं किया, मगर वो भी पीछे नहीं हट रहे और वो भी पीछे नहीं हट रहे। मगर इन दोनों में से किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा ना। हाँ, वो ये कोशिश करें बताने की हम पीछे नहीं हटे, मगर अब हमें तो पता चल जाएगा, आवाम को पता चल जाएगा पीछे कौन हटा है। तो क्या फिर ये नई बहस शुरू हो जाएगी कि ये जो पीछे हटे हैं, ये टैक्टिकली पीछे हटे हैं, ये स्ट्रेटेजिकली पीछे हटे हैं। ये वो बात तो नहीं है कि एक कदम पीछे तो फिर आगे जाके 2 कदम आगे। तो ये सारी बातें फिर बाद में शुरू हो जाएंगी। मगर अभी तो सूरत हाल ये है कि अगर वो न्यूक्लियर ऑप्शन लेना चाहते हैं, मैं समझता हूँ वो जो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली जो है, दैट्स नॉट अ न्यूक्लियर ऑप्शन। दैट ऑप्शन इज कि आपने मिसाइल मारी, एक आध बैलिस्टिक मिसाइल मार दी। तो न्यूक्लियर ऑप्शन तो ये है कि ही विल, जैसे उन्होंने कहा कि ISI चीफ मैं अपॉइंट करूंगा, तो ऐसे ही वो कह सकते हैं कि आई एम सैकिंग द आर्मी चीफ, और किसी नए बंदे को आर्मी चीफ अपॉइंट कर दे। उस वक्त फिर आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन को फैसला करना पड़ेगा कि जहांगीर करामत फार्मूला चलेगा या जनरल मुशर्रफ फार्मूला चलेगा। अगर जहांगीर करामत फार्मूला चलता है तो इमरान खान इज द विनर। अगर जनरल मुशर्रफ फार्मूला इस्तेमाल होता है तो इमरान खान इज द बिगेस्ट लूजर। सो ये इस तरीके से आगे आप बात की तरफ तवज्जो देखिए कि किस तरफ जाएगी बात। जी सेठी साहब, मैं आप जो अभी आपने ये बात कही, सोलंकी साहब ने भी और आपने, इसमें देखिए, इसमें एक एजम्पशन है, और एजम्पशन ये है कि ये चूंकि एक टाइमिंग इस पूरी क्राइसिस की ऐसी है कि अगर ये कुछ महीने निकल जाते हैं तो फिर अगले जो है साल, आपको पता है कि जनरल बाजवा साहब का भी जो मुद्दत है उनकी मुलाजमत की, वो खत्म हो रही है। नवंबर 2022 में वो रिटायर हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जो भी अभी मौजूदा उनकी है अपॉइंटमेंट। और अगर ये जो भी बातें हैं, तरीके अदम एतमाद हो या दीगर तरीकेकार जो हम देख चुके हैं माजी में जिस तरह से होता है, उसमें बड़ा की रोल होता है IB और ISI दोनों का। अब सवाल ये है कि अगर वो दोनों इदारे
किसी भी तरह कुछ देर खान साहब के साथ रहें, और तो वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसी तयशुदा बात नहीं है। और ये कि मजीद जो अपॉइंटमेंट वाली आपने खुद ही उसकी तरफ इशारा किया कि वो ये भी कर सकते हैं, काकड़ फॉर्मूला वर्सेस मुशर्रफ फॉर्मूला। मुशर्रफ फॉर्मूला जो अगर आप उसका जिक्र करें, वो तो शायद इंटरनेशनल हालात में मुमकिन ना हो। ये भी, इस पे भी जरा बताइए कि क्या मुशर्रफ फॉर्मूला, दोनों पे बात कर लेते हैं, क्या मुशर्रफ फॉर्मूला काबिल अमल है? आपने बहुत से सवाल एक ही जी। ब्रेथ में पूछ लिया। मैं जो आपने आखिरी किया उसको तो पहले मैं फारग करूं। हाँ जी, करिए। देखिए, जियाउल हक साहब ने इंटरनेशनल हालात नहीं देखे थे जब उन्होंने सीज किया था पावर, याद है आपको? बिल्कुल। अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी तो उनके बाद उनके हक में आए थे 2 साल बाद। पहली बात तो ये, उस वक्त तो सोवियत यूनियन हैड नॉट येट इन्वेडेड अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान की कोई हैसियत ही नहीं थी कहीं भी, पहली बात। इसी तरह जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो ही वाज इन द बैड बुक्स ऑफ अमेरिका, ही वाज नॉट इन द गुड बुक्स। नवाज शरीफ वाज इन द गुड बुक्स ऑफ अमेरिका। मुशर्रफ ने तो कारगिल किया था, मुशर्रफ को तो क्लिंटन ने फिर ही सेव्ड हिज एस एंड गॉट नवाज शरीफ टू अग्री के जी पुल आउट करें एंड सो ऑन। तो देखिए, जब इस किस्म के हालात होते हैं तो फिर ये जो आप कह रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब तो वैसे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का आपके ऊपर इतना असर रसूख नहीं है जिस किस्म के हालात चल रहे हैं। तो ये ऑटोनोमस फैक्टर होते हैं, उस वक्त जरूर देखा जाता है, छोटी मोटी बात देखी जाती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे इंस्टीट्यूशन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो बहुत से काम कर जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं, कहते हैं ये तो करें ना, फिर बाद में भुगत लेंगे, देख लेंगे। और मैंने इसीलिए आपको 2 एग्जांपल्स दिए, 2 टेक ओवर्स के, जहाँ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट वाज इररिलेवेंट कंप्लीटली। सो एक तो ये, दूसरी चीज ये आप कहते हैं कि ये कैसे सस्टेन होगी। एक्चुअली मुशर्रफ फॉर्मूला इज नॉट जस्ट और जियाउल हक फॉर्मूला, मुशर्रफ फॉर्मूला इज नॉट जस्ट कि जी उन्होंने टेक ओवर कर लिया जब उनको सैक किया, उसके बाद भी तो कुछ हुआ ना। उन्होंने जाके फिर लेजिटिमेसी ली, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगवाई, और आपको याद है वो मोहर लगवाने के बगैर काम नहीं चलता। अच्छा, उस वक्त तो उन्होंने मोहर लगवा ली थी। जियाउल हक साहब ने जो मोहर लगवाई थी वो 3 माह की थी, बाद में उन्होंने मोहर को एक्सटेंड करवा दिया, ठीक है ना। मगर अब तो जिस किस्म की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा की सूरत हाल होती है कि इंस्टीट्यूशन ये फैसला करती है कि जी हमने अब स्टेप इन करना है, तो उन्हें 3 चीजों की का एहसास होगा जो उनके हक में जाएंगी। एक ही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी नाइदर है नो देयर, नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2, अवाम जो है वो इस वक्त इतनी थकी हुई है और इतनी गुस्से में है अगेंस्ट इमरान खान कि अवाम में तो शायद लड्डू और बांटे जाए और गुलाब जामुन खाए जाए, जो कि अगेन बड़ा मुश्किल होता है ये कहना। जियाउल हक के जमाने में पीपल्स पार्टी पूरी इतनी बड़ी जमात थी, उसको नॉकआउट कर दिया था, तो आधा पाकिस्तान लड्डू खा रहा था मगर आधा पाकिस्तान रो रहा था। मगर आज के जो हालात है, मेरे ख्याल सारा पाकिस्तान ही लड्डू खाएगा। और शायद कुछ अमीर लोगों के इलाके हैं जहाँ चुप करके सोम होगा, मगर अदरवाइज कोई खास बात नहीं। और आखिरी बात ये कि इस सूरत में अगर वो 3 माह के लिए आते हैं और आके सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि जी आप मेहरबानी करके एक इंटरिम गवर्नमेंट लगा दें, जिसका सिर्फ मकसद ये होगा कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के जरिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवा दी जाए, आप उसकी निगरानी कर लें, और हम आए हैं आपके वाले करके, हम जा रहे हैं वापस बैरक्स, और आप 3 माह के अंदर अंदर एक ट्रांसफर ऑफ पावर करवा दें। हमने एक क्राइसिस थी उसको रिजॉल्व किया है, वी कांट अफोर्ड टू हैव आर्मी वीकेंड एट दिस टाइम। और यकीनी तौर पे अगर आजकल का सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं ऐसी लेजिटिमेसी देता, तो बहुत से जज बैठे हैं अंदर भी और बाहर भी जो दे देंगे उनको, इससे कोई ऐसी इशू नहीं है। और अगर 3 महीने की बात है या 4 महीने की बात है, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो उससे मैं ये समझता हूँ कि फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, दिक्कत किसी किस्म की नहीं है। और अगर किसी की गलत फहमी है कि जी बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जितने प्रॉब्लम्स अभी है इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। शायद कोई रास्ता और निकल आए, अगर स्पेशली अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये इरादा नहीं है इस दफा कि हमने रहना ही है। अगर रहना है फिर तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, मगर ये है कि जी हमने ये सेटल करके वापस जाना है और अपनी इंडेमनिटी ले लेनी है और लॉ अंडर लॉ ऑफ नेसेसिटी, तो फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी आइए अब अगली बात ये है कि तीसरा फैक्टर उनके हक में ये है कि इस वक्त जब अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसे होता है, इस किस्म की इंटरवेंशन होती है, जाहिर है खुदा ना ख्वास्ता ही हम कहते हैं ना, क्योंकि इन थेरी जब होती है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है, उसके बाद
फिर उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का मोहर लगवाई जाती है। अभी तक तो यही हुआ है, एवरी टाइम देयर हैज बीन एन इंटरवेंशन और हमेशा मोहर लग जाती है और पास ट्रांजैक्शंस में चला जाता है। तो अब बात यह है कि इस्तीफा तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब फ्रेश इलेक्शंस मांगते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मांगते हैं। जरदारी साहब भी यही चाहते हैं, बाकी पीडीएम सारी ये चाहती है और बाहर तो पीडीएम के अलावा है ही कुछ नहीं, सारे यही चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है जैसे ही खुदा न खास्ता अगर ऐसे होता है तो उनकी तरफ से तो ये होगा जी ठीक है आप फौरन वापस जाएं, हवाले करें सिविलियंस के और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, जो कि बिल्कुल वो कहेंगे बिल्कुल यस डन। तो मतलब आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम्स ऑफ दैट स्कोप। मगर ऑब्वियसली लास्ट फैक्टर ये कभी कभी एक छोटा सा ग्रुप होता है आर्मी चीफ एंड वन और टू कॉलीग्स जो इस किस्म के फैसले करते हैं एंड देन दे टेक सीज पावर। आज की सूरत हाल ये है कि बड़ी तब्दील हो गई है कि एक एहसास आ गया है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि यार हम बहुत बदनाम हो गए हैं। और ये एक जनरल की बात नहीं है, दो जनरल की बात नहीं है। ठीक है हमें पसंद नहीं थी ये बात, ये जो एक्सटेंशन हो रही है एंड सो ऑन सो फोर्थ, मगर अब जो हो गया हो गया। मगर ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना कि एक जनरल जो आज 14वें नंबर पे है वो अगले साल चौथे नंबर पे आ जाएगा और फिर 3 और जनरलों को जंप करके आगे चला जाएगा और फिर 6 साल का इरादे हैं उनके और उनको अपॉइंट करने वाले की। तो सारी फौज की जो हायरार्की है, जो मोटिवेशन है, जो अपवर्ड लैडर है, वो सारा के सारा तबाह हो जाता है। पहले ही उससे गड़बड़ हुई है, बिल्कुल ही बिल्कुल उड़ जाएगा। तो इस वक्त तो मैं समझता हूँ सारे जो 3 स्टार्स हैं दे आर ऑल ऑन द सेम पेज, वी कैन नॉट अलाउ दिस टू हैपन एंड दैट मेरिट मस्ट प्रिवेल, वी मस्ट पुल आवरसेल्व्स बैक। बहुत बदनामी हो गई है, कम की जाए, अपने आप को क्लीन अप किया जाए और इस गंदे अमाम से हम निकलें और लेट देम डील विद इट। और यही होता है हमेशा, मैंने देखा तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में यही होता है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप स्केप गोट्स ढूंढते हैं। अमेरिका स्केप गोट ढूंढ रहा है पाकिस्तान को, आपकी एस्टैब्लिशमेंट स्केप गोट ढूंढेगी इमरान खान। अच्छा सेठी साहब बात यह है कि और भी तो ऑप्शंस हैं ना जो कि इस मुल्क की तारीख में अपनाए गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट तौहीन अदालत में छुट्टी हो गई उनकी। नवाज शरीफ वो असासे, वो पैसे जो आपने लिए नहीं थे, रिसीवेबल्स, वो आपका असासा था और वो आपने डिक्लेयर नहीं किया। आप घर जाएं और न सिर्फ घर जाएं बल्कि पार्टी की सदारत से भी जाएं। तो ये फार्मूला, ये नुस्खा जो यूसुफ रजा गिलानी पे इस्तेमाल हो सकता है, नवाज शरीफ पे इस्तेमाल हो सकता है और माजी में 50 के अशरे में भी इस्तेमाल हुआ है, तो इन पर क्यों इस्तेमाल नहीं हो सकता? नहीं, इस्तेमाल करने को तो कोशिश कर ले मगर ये कामयाब नहीं होगा। आप सोचिए ना, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ और इमरान खान में क्या फर्क है। वो तो अपनी कुर्सी की वो जप्पी डाल के बैठे हुए थे। यूसुफ रजा गिलानी तो बस एक ही दफा प्राइम मिनिस्टर बनने, आगे तो कोई चांसेस ही नहीं, ना पॉपुलर लीडर भी नहीं है वो। इमरान नवाज शरीफ साहब थे मगर उन्हें एहसास ही नहीं था कि ये बात यहाँ तक जाएगी और इस तरीके से इनको निकाला जाएगा। उनका ख्याल था मैं तो बड़ा पॉपुलर मैंडेट से आया हूँ, जो कि हकीकत थी। तो वो ये समझ रहे थे कि मैं पॉपुलर मैंडेट से आया हूँ, मुझे ये रास्ते वास्ते कुछ नहीं होने लगा। यहाँ तो सूरत हाल फर्क है, यहाँ कोई पॉपुलर मैंडेट नहीं है, अब सब फारग हो चुके हैं और इमरान खान साहब वो रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे कि वो जनाब अदालतों में लड़ेंगे अपने आप को बचाने के लिए। वो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, वो घोड़े के ऊपर चढ़ के बाहर आएंगे। उनके लिए सबसे बेहतर उनके, मैं समझता हूँ कि उनके लिए यही होगा कि वो डिसॉल्व करें, इलेक्शन कॉल करें या अपनी छुट्टी करवा लें। वही एक रास्ता है जो कि जिसमें इनकी बरकरार रहते हैं। अदरवाइज यूसुफ रजा गिलानी वाला रास्ता तो उनके लिए भी कामयाब नहीं था। वो कहते हैं कि he came in with a bang as prime minister, he left with a whimper. So वो सिस्टम इमरान खान साथ के साथ वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। अच्छा जी, मैं आप और दोनों अगर जी सोलंकी साहब, मैं एक देखिए इस पूरी चीज में एक चीज जो वाजे तौर पर हमें बात करनी चाहिए और मेरे ख्याल से अब कोई हरज नहीं है क्योंकि आपने जिक्र किया कि उनकी इनर सर्कल्स में, उनकी मीटिंग्स में किस तरह की बातें होती हैं। तो जो कुछ हमने भी र्यूमर्स ही हैं, सारी बातें सुनी है, तो उसमें एक सेठी साहब, एक जो आईनी और कानूनी अथॉरिटी है वजीर आजम के पास आर्मी चीफ को बदलने की, वो भी तो है। और आई नो आपने उसका पहले इशारा किया, नहीं, इशारा नहीं, मैं खुली बात की है।
हाँ मैं तो जी। खुली बात की, इशारे तो मैं नहीं करता। नहीं, तो अब आप ये बताइए, खुली बात ये है कि अगर वो फर्ज करिए, एक हाइपोथेटिकल, मैं रिपीट करता हूँ, हाइपोथेटिकल सिनेरियो ये है कि वो कहें कि जी अच्छा ठीक है मैं बदल देता हूँ आर्मी चीफ, ये मैं वजीर आजम हूँ, मैं पॉपुलर हूँ, मैं क्रिकेट हीरो हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं ईमानदार हूँ, और मेरे पास मॉरल अथॉरिटी है जिसका वो इंटरव्यूज में जिक्र करते हैं, और मैं बदल देता हूँ आर्मी चीफ। ऐसा वो नंबर एक वो कर सकते हैं। नंबर दो, अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या क्या रिएक्शन होगा? रजा, मैंने इसका अभी जवाब दिया है यार। जी नहीं मैंने नहीं, आपसे लेकिन कहा मुशर्रफ फॉर्मूला है ना ये, हाँ कि लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ के, उनके पास अथॉरिटी थी, उन्होंने चेंज किया, मुशर्रफ के साथियों ने और मुशर्रफ ने फैसला किया कि हम नहीं मानते। फॉर्मूला तो ये वो कर सकते हैं बिल्कुल, और एन मुमकिन है वो करने की कोशिश करें, बिकॉज ही इज अ रिस्क टेकर। वो खुद कहते हैं आई एम अ रिस्क टेकर, आई एम डिटरमिन्ड, आई एम पेशेंट। तो बिल्कुल ये कर सकते हैं, ही कैन डू इट, एंड एज ये आई सेड, ये पॉइंट अगर वो ही कैन डू इट, बिल्कुल ही कैन डू इट। बहुत हाई चांसेस हैं ही माइट ट्राई दिस इन द लास्ट रिजॉर्ट, बट देन यू हैव टू वंडर के उधर क्या होगा, वो उन्होंने क्या तैयारी की हुई है इस चीज की, या वो जाएंगे। पहले भी तो कुछ अंडरस्टैंडिंग्स होंगी ना, एमए तो नहीं हो जाएगी। यू एग्री? उससे पहले तय हो हाँ जाएगा कि कौन से लोग इधर से उधर जाएंगे, कौन उनको दिलवाएगा, डिलीवर करेगा, कौन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा, किस किस्म की गवर्नमेंट बनेगी, ये सारी बातें उससे पहले तय हो जाएंगी, बिफोर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज लॉन्च्ड। यू एग्री? सही तो अगर ऐसी बात है तो फिर ये तय से के लिए हम आ रहे हैं। सही। अगर नवाज शरीफ साहब की बात मानी जाएगी तो वो कहेंगे जी आए और फौरन इलेक्शन करवाएं, 2 साल हम नहीं होने देंगे। ठीक, पीपल्स पार्टी वाले जो है वो ये कहेंगे कि इसको 2 साल रखे और हमें बनाए प्राइम मिनिस्टर, बिलावल को बनाए, हम कोएलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। नून लीग आती है नहीं आती, वील ट्राई एंड पुट टुगेदर, एंड आप हमारी हेल्प करें, जिनसे उन्होंने कहना हेल्प करने के लिए। तो ये फिर उस वक्त डिसाइड होगा। वन थिंग इज फॉर श्योर दैट नवाज शरीफ विल नॉट अग्री टू a 2 year interregnum। कोई भी, यहां तक कि अगर आप कहें जी कि आप किसी को नॉमिनेट कर दें नवाज शरीफ साहब 2 साल के लिए, तो वो नहीं करेंगे। सो दैट मीन्स कि द गेम इज गोइंग टू बी वाइड ओपन। और अगर नून लीग का उन्होंने सपोर्ट लेनी है, जो भी ये करने जाएंगे, और उनके साथ कोई मुकमुका होना है, तो देन यू विल हैव टू हैव इलेक्शंस वेरी क्विकली, पॉसिबली विद इन 6 months ऑफ, कि ये फिर आगे नहीं इसको बढ़ाया जाएगा। और जिस किस्म की ग्राउंड बनेगी, रूल्स बनेंगे, दे विल, तो मैं समझता हूँ ज्यादा देर बुरी हुकूमत नहीं चलेगी। इट विल बी वेरी अनस्टेबल, बहुत बदनामी होगी, बिकॉज इमरान खान की ये हुकूमत और विद दिस सपोर्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वो मैशत को संभाल नहीं सके, फॉरेन पॉलिसी को संभाल नहीं सके, तो आपका क्या ख्याल है कौन आके आगे संभालेगा? बिलावल भुट्टो संभालेगा, या कोई नया जमाली आ जाएगा, या कोई नया जुनेजो आ जाएगा, या कोई नया इफ्तिखार गिलानी आ जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस इज नॉट, उनके बस की बात नहीं है। आगे जो हुकूमत चाहिए आपको, वो चाहिए जो मैंडेट के साथ आए, हार्ड डिसीजंस लेने के लिए तैयार हो, आवाम को समझा के साथ लीड करने के लिए तैयार हो, और मुश्किलात को सामने के लिए तैयार हो, और वो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट लेके आए। कम से कम अगले 4-5 साल की एश्योरेंस हो कि अब हम हार्ड डिसीजंस लेने जा रहे हैं ऑन ऑल फ्रंट्स, एंड वी नीड सपोर्ट, एंड नो डिस्टेबलाइजेशन फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट और फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज। उसको जो भी अपोजिशन पार्टी तो वो खास रहेगी नहीं, इमरान खान ही रह जाएगा, वो भी, बाकी सारे तो अकोमोडेट ही हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी सिंध में हो जाएगी, और नेशनलिस्ट और मौलाना केपी में हो जाएंगे, सिमिलरली बलूचिस्तान में और पंजाब में नून लीग एंड अदर्स। तो आई डोंट थिंक देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट गवर्नमेंट। जी देखिए सैयदी साहब, ये थोड़ा सा मैं जो हमारे बहुत सारे देखने वाले हैं उनमें वो कह रहे हैं कि जी आपने रूल्स ऑफ बिजनेस की बात नहीं की। रूल्स ऑफ बिजनेस बड़े क्लियर हैं, और 5-6 लोगों ने ये कहा है, तो मैं चाहता हूँ ये भी क्विकली हम एड्रेस कर दें, ताकि ऑडियंस चूंकि पार्टिसिपेट करी है साथ में, तो उनका भी ये पॉइंट आ जाना चाहिए। जी रूल्स ऑफ बिजनेस, ये आईएसआई वाले मामले पे? जी, आईएसआई की अपॉइंटमेंट हाँ डीजीआईएसआई। देखिए, इसके ऊपर तो बहुत सी बात हो गई है ऑलरेडी। जी इसमें यह है कि ये एक आईनी मामला नहीं है। पहली बात तो आईन के अंदर कोई जिक्र नहीं है कि ये आईएसआई कैसे आई, कैसे वजूद में आई, या कैसे इसको, इसके क्या रूल्स हैं। ये 1951 में एक ऑर्डर इशू हुआ था फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस,
उस वक्त एक ब्रिटिशर आर्मी चीफ थे, और उन्होंने एक इदारा के जी एक इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए इंटर सर्विसेज, जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ऑपरेट हो, और उन्होंने ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया था और वो बन गई थी। ओवर द इयर्स कुछ ज्यादा उसके ऊपर इश्यूज नहीं बने, क्योंकि जैसे जैसे उसके अंदर मिलिट्री अफसर आते गए तो उसका जो कमांड था वो मिलिट्री अफसरों ने लेना शुरू कर दिया। इन थियरी ये कहीं नहीं लिखा, किसी कानून के अंदर ये नहीं लिखा कि आईएसआई के डीजी जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, मगर ये हुआ, ये एक ट्रेडिशन की वजह से ये फिर ऐसे ही होना शुरू हो गया कि 3 नाम जाते थे प्राइम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर फैसला करता था। और नाम जो भेजते थे वो डिफेंस मिनिस्ट्री करती थी, जिसके अंडर आर्मी आती है, और जो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। तो फिर डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो कंसल्ट करती थी जीएचक्यू को, बिकॉज जाहिर है अगर मिलिट्री एजेंसी बन चुकी थी तो फिर इसमें मिलिट्री लोग ही आते थे, तो फिर उनसे कंसल्ट करना होता था, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी का दायरा बन गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओरिजिनली ये। और फिर भुट्टो साहब के जमाने में 1975 या 1976 में भुट्टो साहब ने एक आईएसआई की इंटरनल पॉलिटिकल विंग बनाई। जैसे भुट्टो साहब ने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी और आईबी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, एक और पैरामिलिट्री फोर्स बना रहे थे, और इसी तरीके के साथ उन्होंने एक इंटेलिजेंस एजेंसी ये जो थी विच वाज इंटर सर्विसेज, कि उनके दरमियान अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको, तो उन्होंने उसके अंदर एक पॉलिटिकल सेल बना दिया जिसकी उनको अपनी जरूरत थी, जो कि वो जाहिर है वो भी एक ऑटोक्रेट थे, एक सिविलियन डिक्टेटर थे, वो भी एक इस्तेमाल करना चाहते थे रियासत के इदारों को अपनी हिमायत के लिए और ऑपोजिशन के खिलाफ। तो उन्होंने फिर एक पॉलिटिकल विंग बनाई। तो ये चीजें चलती रही हैं और वो पॉलिटिकल विंग चलती रही, मगर जब अफगानिस्तान का मसला आया, सोवियत इन्वेजन जब हुई, तो उसके बाद फिर बहुत सा पैसा आया और आईएसआई को पैसा मिला और वो एक आर्म्स कॉन्डवी बन गए फ्रॉम बिटवीन अमेरिका, सऊदी अरेबिया ऑन द वन साइड एंड द मुजाहिदीन इन अफगानिस्तान। और आईएसआई जो है वो फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई एंड इवेंचुअली बिकेम अ ह्यूज जाइगेंटिक इंटेलिजेंस ऑपरेशन। एंड उसके बाद जाहिर है फिर और वो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम भी उनकी होती गई। आईएसआई की एक लाइन है बजट के अंदर कि इतने पैसे आईएसआई को देने हैं, बट इससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं है। मगर उसके अलावा अब आईएसआई के अपनी सोर्सेज हैं ऑफ फंडिंग, आई डोंट नीड टू गो देयर, इंटेलिजेंस एजेंसीज की होती हैं एंड सो दे आर सेल्फ सफिशिएंट ऑटोनोमस। 70% आईएसआई के लोग जो हैं वो सिविलियंस हैं, 30% are military officers on secondment from the military to the ISI. उनसे ये कहा जाता है कि आप ISI में 2 साल के बाद आप जाएं, 2 या 3 साल है मेरा ख्याल है, आपको फिर पूछेंगे आप रहना चाहते हैं ISI में एज अ करियर मूव या आप वापस आना चाहते हैं फौज में। तो 90% जो लोग हैं वो वापस नहीं आते, वो या ISI में ही रह जाते हैं बिकॉज इट्स गुड लाइफ एंड कोई ड्रिल शिल्स नहीं है एंड इट्स वेरी पावरफुल, तो वो रह जाते हैं वहां, फिर वहीं रिटायर हो जाते हैं, फिर शायद री एम्प्लॉय हो जाते हो या नहीं। बट हमेशा मैंने ये सुना था आर्मी चीफ से कि जो पिछले आर्मी चीफ जो गए हैं यहाँ, मैं उनसे एक बात सुनता था, मुझे हमेशा कहते थे कि फौज के अंदर जो लोग आईएसआई में चले जाएं एक दफा, वो उनकी जहन जो है वो इंटेलिजेंस का जहन हो जाता है, एजेंसियों का जहन हो जाता है, फौज का जहन नहीं रहता। वो फौज इज ब्लैक एंड व्हाइट, intelligence agency is gray shadows, nothing is black and nothing is white. तो वो उनका ये ख्याल है कि एक दफा कोई बंदा आईएसआई में जब फौज भेज देती है तो दे आर रिलक्टेंट कि फिर वो वापस आ जाए आर्मी, फिर वो कहते हैं वहीं रहें और वहीं से रिटायर करें। इसीलिए इन द 70-year हिस्ट्री ऑफ द आईएसआई एंड द मिलिट्री, मेरा ख्याल है एक ही 2 ओकेजन्स हैं जहाँ एक डीजी आईएसआई है जो कि आर्मी चीफ बना है। You please correct me if I'm wrong, but General Kiani was the first one. Kiani ji. Was the first one. First and the last one. First and the last. So ये एक ट्रेडिशन रही है। तो और दूसरी ये कि कुछ कंपटीशन भी रही है हमेशा बिटवीन द आईएसआई एंड एमआई। एनीवे, टू कम बैक नाउ टू द मेन क्वेश्चन, तो बेसिकली अब ये है कि एक फॉर्म बनी हुई है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। आज तक तो ऐसे हुआ नहीं है कि 3 नाम हो। मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। एक दफा मैंने पहले भी जिक्र किया था, 1-2 दफा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब के जमाने में खसूसन, उससे पहले तो नहीं,
पहले तो भुट्टो साहब के जमाने में तो भुट्टो साहब खुद ही फैसला कर लेते थे और वो गए, बिकॉज उस वक्त आपको पता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी कमजोर थी आफ्टर बांग्लादेश। भुट्टो साहब बड़े पावरफुल सिविलियन ऑटोक्रेटिक रूलर थे, तो उस वक्त तो वो कोई खास कंसल्टेट नहीं करते थे। आपको याद होगा उन्होंने तो एक आर्मी चीफ और एक एयरफोर्स चीफ एयरफोर्स के चीफ दोनों एयरफोर्स चीफ की दोनों को मुस्तफा खान को कहा ये गन रखो, उनको ले जाओ, मैं रिटायर कर रहा हूँ। और वो उनको उनको गायब कर दिया। अभी जिन लोगों ने ये तारीख नहीं पढ़ी पढ़ लें, वो तो वो जमाने थे। बड़ी कमजोर थी आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उन्होंने और कमजोर किया। फिर जाहिर है उन्होंने भी फिर जो नया आर्मी चीफ अपॉइंट करने शुरू कर दिए उसी तरीके के साथ, 7वें नंबर से, 8वें नंबर से, 6ठे नंबर से, जो कि ज्यादा उनका ख्याल था कि ये सबसर्विएंट रहेंगे, उनके थंब के अंडर रहेंगे। मगर जब वक्त आता है फिर ये आर्मी चीफ ही होता है। उसका मौकफ ही होता है कि यार एडी चीची उंगली है ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं इधर उधर 6 लाख बंदा इधर उधर कर सकना, ਇਹਦਾ मतलब है मैं आई एम नोबडीज मैन। आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जनरल की जो, आसिफ नवाज जंजुआ ने कहा था ये। थैंक यू। तो अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने कर दिया। अच्छा, तो अब बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के बारे में कहते हैं कि वो जिसके पास मैंडेट हो वो तो वैसे ही उसका तो दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। अवाम का मैंडेट, अवाम बड़ा नशा है यार, कोई छोटी बात है अवाम का मैंडेट, ह्यूज, इट्स अ डबल शॉट ऑफ यू नो व्हाट, यू गेट अ ग्रेट हाई, द पावर ऑफ द अवाम। अच्छा, तो वो फिर थोड़ा सा दिमाग जो है फिर जाता है, वो भूल जाते हैं कि दी आर्म्ड फोर्सेस आउटसाइड, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आपका मैंडेट ना हो और आप समझें कि अब भी आप कर सकते हैं, तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए विदाउट अ मैंडेट। और ये कुर्सी में भी वो कौन कहता था मुझे, एक प्राइम मिनिस्टर कहता था यार इस सिटी यार इस कुर्सी ਦੇ ਵਿੱਚ पता नहीं की गल है, बड़े चमुड़े लड़ते ने, मैं छलांगा ही मारते रहने सारा मिराज खालिद तो नहीं थे? पता नहीं यार, कोई और मेरे से ना मत नाम पूछे, बड़े बड़े गुनाह मैंने किए और सुने ऐसे चीजें लोगों से कि पता नहीं इस कुर्सी में क्या है। अच्छा, तो मतलब अच्छे खासे लोग बेचारे परेशान हो जाते थे। और फिर ऐसे भी वक्त आया कि मुझे याद है जमाली साहब मरूम, उन्हें अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे जमाली साहब जब उनको मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टर बनाया तो कुछ अरसे के बाद उनकी छुट्टी होने का वक्त आ गया, बिकॉज ही इज नॉट पुलिंग हिज वेट। बेचारे शरीफ आदमी थे, वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये भी अंगूठा छाप है, चलो कोई बात नहीं, मगर वो बेचारे उनको अंगूठा भी ठीक लगाना नहीं आता था। तो खैर इन्होंने फैसला किया यार ये तो बड़ा फारग है, शौकत अजीज को लेके आया जाए। तो जमाली साहब का फैसला हो गया, तो मेरी चिड़िया ने मुझे खबर दे दी, तो मैंने जाके किसी बीपर शीपर दे दिया, कुछ कह दिया कहीं कि जी वो वक्त आ गया प्राइम मिनिस्टर साहब का। तो मुझे जमाली साहब को फोन आ गया कि क्या हाल है। मैंने कहा जी खैरियत प्राइम मिनिस्टर साहब। कह लगे यार सेठी तुम कह रहे हो मेरी छुट्टी हो रही है 2 दिन में। तो मैंने कहा सर आई एम सॉरी बट मेरी तो यही इन्फॉर्मेशन है। तो कहने लगे यार पक्की बात है। मैंने कहा मैंने कहा जैन सर मेरा तो ख्याल है जवाई साहब पक्की बात है। अच्छा, तो फिर मैंने कहा सर आप फिर लाहौर आ जाएं, वहां बैठेंगे जहाँ पहले बैठ के साजिश करते थे, आप आ जाए वापस, वो तारिक रहीम, ख्वाजा तारिक रहीम के घर। मैंने कहा वहां फिर केटीआर मुलाकात होगी केटीआर के घर मुलाकात होगी। तो बड़े बड़े परेशान हुए। तो मुझे पूछ रहे थे कि मेरी छुट्टी होने जा रही है कि नहीं। तो मतलब फिर ऐसी सिचुएशन भी होती है कि आप की सारी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पावर वावर सारा ऐसे डिसअपियर करता है, इवेपोरेट करता है, जैसे बलून को प्रिक करे तो फटाक करके फारग हो जाए। So that is what happens when power leaves you, it बीबी just leaves you. बीबी को भी नहीं पता था कि उनकी छुट्टी होने वाली है जब हैप्पी मनवाला को भेजा था गुलाम इसाक खान के पास, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब फारूक लगारी साहब ने मोहतरमा की छुट्टी कराई थी तो मोहतरमा को 12 बजे के करीब खबर मिली कि जी कुछ मूवमेंट हो रही है और शायद कुछ छुट्टी होने वाली है। तो मोहतरमा ने उठा के फौरन फोन किया जनरल जहांगीर करामत को, जो कि उस वक्त आर्मी चीफ थे। तो उन्होंने कहा कि इस जनरल इज इट ट्रू व्हाट आई एम हियरिंग? एंड ही सेड यस प्राइम मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली इट इज ट्रू। उसने कहा कि देन ओके, तो इट्स बिकॉज द आर्मी फोर्सेस वर मूविंग अंडर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के उन्होंने डिसमिस किया एंड प्रोटेक्टिव कस्टडी। सो मतलब है कि जब वक्त आता है तो पता भी नहीं चलता क्या होता है क्या नहीं होता। सो अभी आपने नवाज शरीफ साहब की कहानी सुन ली कि उनके पास भी एक साहब आए थे, रहील शरीफ साहब ने भेजा था कि मियाँ साहब को कहें अब रिजाइन करें और जाएं,
या असेंबलियों को डिसॉल्व करें। तो मियाँ साहब ने कहा नहीं करता, तो उन्होंने कहा नहीं करना पड़ेगा, तो मियाँ साहब ने कहा नहीं करता, तो मियाँ साहब डट गए, वो वापस गए और उन्होंने जाके बताया जी वो तो हिलते नहीं है। तो फिर जनरल रहील ने और उनके साथियों ने सोचा कि नहीं, अब कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने अपना जो था ना द सेकंड वेपन विच वाज इमरान खान एंड ताहिरुल कादरी, उनको निकाला। फिर उनको निकाल के और पूरी कैंपेन शुरू की टू डिस्टेबलाइज एंड गेट रिड ऑफ इमरान खान, गेट रिड ऑफ नवाज शरीफ। तो वी आर ऑल विटनेसेस टू दिस। क्या आपको बताएं, इन गुनाहगार आंखों ने और इन कानों ने क्या क्या सुना है, और वक्त आएगा किसी वक्त लिखेंगे इन सारी चीजों के बारे में, बट ऐसे ही होता है। तो अब सिचुएशन इस वक्त बड़ी फ्लूइड है। मैं समझता हूँ कि रीजन मैंने जो दारिया लिखा कि इट्स डाउनहिल ऑल द वे, अब ये खत्म हो चुका है, ये हाइब्रिड सिस्टम वो अनरेवल हो गया। अब अगर थोड़ी देर चलता है तो डजंट मैटर, मगर वो चलेगा नहीं। अब इसकी जिसे कहते हैं ना फाइनल, इट्स इन द फाइनल थ्रोज ऑफ डिसोल्यूशन। अब उसमें किस तरीके से होता है एग्जैक्टली, कौन पहले मूव करेगा, क्योंकि दोनों साइड्स अब बड़े गौर से एक दूसरे को देख रही होंगी कि कौन पहली साइड, कौन पहले मूव करता है कि नहीं। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब मौका नहीं देंगे कि इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ बात जाए। अगर देते हैं तो फिर अपनी हिमाकत है, बिकॉज उसके बाद छुट्टी भी हो जाएगी और हीरो भी नहीं बनेंगे, पर हो सकता है। मगर अगर वो उनको समझ आ जाती है कि ऐसे हो रहा है, तो फिर जैसे मैंने कहा उनके पास दो ऑप्शन है, उनमें से एक एक्सरसाइज करेंगे। उनको बताने समझाने वाले ज्यादा लोग नहीं होंगे, वो ऐसी बात किसी से पूछ भी नहीं करेंगे, वो एक ही उनकी एडवाइजर है, उन्हीं से वो पूछेंगे, वही उनको कोई हिदायत करेंगी या जो भी है। तो उसके बाद वो उसी तरीके से फैसला करेंगे। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि वो शायद रैशनल फैसला ना हो, बिकॉज अभी तक जो कुछ फैसले हो रहे हैं मुझे उनमें कोई रैशनैलिटी नजर नहीं आ रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है। एक इतना अच्छा इंतजामिया चल रहा था, कोई मसला ही नहीं था। दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं इस किस्म की ख्वाबों में सोचते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे पीछे खड़ी होगी और हम ठा ठा करके चलाएंगे सब कुछ। इन्होंने किया क्या है अपने साथ, एस्टैब्लिशमेंट को, अपने आप को भी गंदा किया, एस्टैब्लिशमेंट को भी गंदा कर दिया, और इस मजबूर कर दिया कि अब रास्ते जुदा हो जाए। बिकॉज इमरान खान तो एक आज के हैं खिलाड़ी, कल शायद लास्ट कर जाए, परसों तक तो ये तारीख में होता ही नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट तो कल की भी है, आज की भी है, कल की भी रहेगी और परसों की भी रहेगी। वो तो इट्स अ परमानेंट फीचर ऑफ द स्टेट। जी, परमानेंट फीचर। सेठी साहब, अभी आप जो बात कर रहे थे, जो अगर अदम एतमाद होता है और वो कामयाब होता है, तो एक आपने ऑप्शन बताया कि शायद पीपुल्स पार्टी कहे कि जी बिलावल को बना लेते हैं। इसके उलट क्यों नहीं हो सकता? नवाज शरीफ इस पर क्यों राजी नहीं हो सकते कि उनके छोटे भाई, जो पता नहीं कब से शेरवानी सिलवा के बैठे हैं, वो बन जाएं कुछ अरसे के लिए? इसमें क्या खराबी है? इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह इसमें किया? इसमें शायद आप तैयार हो जाए इन हालात में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, मगर कोई रैशनल थिंकिंग आदमी, पॉलिटिशियन, इन हालात में 1-1.5 साल के लिए, जबकि मार खानी है आगे हर लेवल के ऊपर, अपने आप को नॉकआउट करवाना है आपने जाके इस स्टेज पे। पीपल्स पार्टी का तो इशू नहीं है, वो तो ना पंजाब जीतना उन्होंने, ना कुछ और जीतना उन्होंने, तो छोटा सा मौका देके और अपने आप को मुस्तकम करना है सिंध के अंदर, और यहाँ कुछ थोड़ी मोटी जोड़ तोड़ करनी है, 2-3-4 सीटें। नून लीग का बहुत नुकसान हो जाएगा अगर वो 1.5 साल के लिए शहबाज शरीफ आ जाता है और ये सारी क्राइसिस जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये ऐसी चलती है, तो क्या करेंगे, अगली इलेक्शन में भी उड़ जाएंगे।